how to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025. Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions of all these subjects on this platform. We had already started with the questions of modern India. 1885 से लेके 1919 तक के जितने भी इवेंट्स थे उनसे रिलेटेड सारे PYQ हमने हमारे 3.1 की जो वीडियो है उसमें कर लिए हैं। 4.1 यूनिट जो है, in this we are discussing the questions from the event of 1919 to 1947. We had already covered 25 to 28 questions of this paper. Now we will be beginning with the next question of this session, question number 29. ठीक है? Question number 29 says, with reference to the period of Indian freedom struggle, which of the following was or were recommended by the Nehru report? तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस पूछे हैं, बट लेट अस हैव अ ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ नेहरू रिपोर्ट. इट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, which is also known as Montagu-Chelmsford Reform. In this act, it was said कि इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंट मेकिंग में उसको हम इंक्रीज करेंगे. And also one more thing, that after 10 years, that means in 1929, एक कमीशन बनाई जाएगी which will give recommendation on the constitutional reforms, कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बनेगा. और यहाँ पे हुआ क्या, लॉर्ड बर्कनहेड ने 2 साल पहले ही 1927 में एक 7 मेंबर कमिटी बनाई जिसको यहाँ पे बोला गया साइमन कमिटी और साइमन कमीशन. बट व्हाट हैपेंड, ये जो 7 मेंबर का कमीशन था इसमें इंडिया का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था. दे वर ऑल वाइट पीपल. जबकि 1919 के एक्ट में प्रॉमिस किया गया था कि इंडिया की जो रिप्रेजेंटेशन उनको बढ़ाया जाएगा. सो दिस was the problem कि यहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं था. they all were white and even they felt bad that हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, we are not asked about it. so basically इसको बॉयकॉट किया गया. जब साइमन इंडिया में लौटे तो उनका बहुत ही गंदी तरीके से यहाँ पे स्वागत हुआ था. ब्लैक फ्लैग यहाँ पे होस्ट किए गए थे एंड नारा लगाया गया था साइमन गो बैक. तो ये सब होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप बना सकते हो, डू यू हैव द कैपेबिलिटी टू मेक योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन. दे क्वेश्चन मार्क द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियंस एट दैट टाइम एंड दिस वाज टेकन एज अ चैलेंज. और फिर जाके यहाँ पे अंडर वेरियस लीडर्स एक नेहरू रिपोर्ट पब्लिश की जाती है जिसमें रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आगे जाके बनेगा. और तब तक साइमन कमीशन की रिपोर्ट तैयार ही हो रही थी, नेहरू रिपोर्ट बन चुकी थी. उनके रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशंस है उनके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है. और जब साइमन कमीशन आपके पास बाद में अपनी जो रिपोर्ट्स लेके आते हैं उनके रिकमेंडेशन के डिस्कशन के लिए यहाँ पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रखी गई थी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड. इट वॉज ओनली द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था ऑन द बिहाफ ऑफ गांधी इरविन पैक्ट. So this was a brief background related to this question. अब बात करते हैं क्या क्या recommendations दी थी. सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, यानी कि पूर्ण स्वराज की. इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके की कर सकते थे. एक, अगर नेहरू रिपोर्ट के एज इट इज आपको रिकमेंडेशन याद होते तो आपको पता होता कि नहीं यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई है, ना कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की. या फिर आपको वो कांग्रेस का सेशन पता होता है जहां पे डोमिनियन स्टेटेड से 1929 में आगे जाके पूर्ण स्वराज का ऑब्जेक्टिव लिया गया था. और इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, 2-3 बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है. तो दोनों तरीके से आप ये स्टेटमेंट को गलत बोल सकते थे और आंसर आ जाएगा. ए इज गलत, सी एंड डी आप फर्स्ट एलिमिनेट किए और आंसर आता है बी.
फिर भी बाकी की जो स्टेटमेंट्स हैं और भी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई है। इन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा था, उसको जो चीज थी उसको पूरी तरह से नकारा और यहाँ पे बोला कि माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स जहां जहां माइनॉरिटीज में है आप उनको एक रिजर्वेशन ऑफ सीट दे सकते हो, बाकी यहाँ पे जो होगा वो होगा जॉइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, देन यहाँ पे लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनाने की बात करी गई थी, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी एट द प्रोविंस एट द सेंट्रल लेवल, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स थे, 19 फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड। सो द स्टेटमेंट सेकंड एंड द स्टेटमेंट 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, और यहाँ पे जो आंसर है वो हो जाएगा बी, दैट इज 2 and 3। बट पॉइंट इज यू शुड नो दैट बाय सॉल्विंग द PYQ आप बहुत इजीली सिर्फ फर्स्ट को आप एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वो पूर्ण स्वराज या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस कौन से सेशन में हुआ, ये क्वेश्चन आपका बन जाता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, पहले बात तो क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? अगस्त 1942। इसकी डायरेक्ट डेट भी पूछी गई है कि अगस्त 1942 इज रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंट इवेंट इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री? दैट इज द क्विट इंडिया मूवमेंट। आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट द सी राजगोपालाचारी इशूड अ पैम्फलेट जिसका टाइटल था द वे आउट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ प्रपोजल इन दिस पैम्फलेट? यहां पे पहला स्टेटमेंट है the establishment of a war advisory council composed of representatives of British India and Indian states. See, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है, there are many people who think कि हमें क्विट इंडिया मूवमेंट तो मालूम है, बट ये सी राजगोपालाचारी ने कौन सा पैम्फलेट निकाला था, द वे आउट, वी डोंट नो, so they skip the question that we don't know about it anything. But when you will read the statements, आप स्टेटमेंट्स के थ्रू यहाँ पे एलिमिनेट कर पाओगे। हाउ? यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल कंपोज्ड ऑफ representatives of British India and Indian state. Second statement is the reconstitution of Central Executive Council in such a way that all its members except the Governor General and Commander in Chief should be the Indian leaders. And third, fresh elections to the central and provincial legislatures to be held at the end of 1945 and a solution to the constitutional deadlock. ठीक है, अब एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पे देखते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट जहां पे वॉर एडवाइजरी काउंसिल की बात करी गई है, सो वी डोंट नो, मान लेते हैं हमें नहीं मालूम अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये जो पैम्फलेट आया था वे आउट, so we are trying to eliminate this question with the help of the statements, right? तो पहला यहाँ पे हुआ है regarding the war advisory council. We all know about the Congress session जो कि हुआ था 1940 में, 1940 में आपका एक कांग्रेस सेशन हुआ था इन द बिहार रामगढ़। उसके बाद अगस्त ऑफर लेके आई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ऑफ अगस्त ऑफर ऑफ 1940, अगस्त ऑफर। यहां पे पहली बार डोमिनियन स्टेटस को रिकॉग्नाइज किया गया था और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात है उसको ऑफिशियली यहाँ पे बोला गया। दूसरा चीज यहाँ पे ये बताया गया कि इंडियन के जो मेंबर्स होंगे इन द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको बढ़ाया जाएगा, और तीसरा यहाँ पे माइनॉरिटी को वीटो पावर देने की बात करी गई थी, और चौथा यहाँ पे वॉर एडवाइजरी को स्टैब्लिश करने की बात करी गई थी। तो जो अगस्त ऑफर था उसमें चार चीजें बताई गई। अगस्त ऑफर 1940, यहाँ पे आपके पास फॉर द फर्स्ट टाइम द राइट ऑफ इंडियंस टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड। दूसरा, वॉर एडवाइजरी काउंसिल को स्टैब्लिश करने की बात करी गई थी। तीसरा, माइनॉरिटी को वीटो पावर देने की बात करी गई थी, एंड देन मोर नंबर ऑफ इंडियंस इन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये चीज तो आपके पास रिलेटेड है अगस्त ऑफर से, तो ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन यहां से इस स्टेटमेंट से हमको अगस्त ऑफर का सारा कॉन्सेप्ट, सारे फैक्ट पता होना चाहिए। मे बी नेक्स्ट टाइम द क्वेश्चन कैन कम ऑन द अगस्त ऑफर 1940। ठीक है, अब हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट।
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन सच अ वे। तो अगर आपको वेवल प्लान याद है, मतलब जब भी हम आगे बढ़ेंगे इस टाइमलाइन में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों के बीच में एक बहुत भारी डेडलॉक था, बिकॉज मुस्लिम लीग की तरफ से जो जिन्ना है उनका मानना था कि हमें एक सेपरेट पाकिस्तान चाहिए, एक सेपरेट स्टेट चाहिए, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक कंप्लीट यूनाइटेड इंडिया की बात कर रहा था और इनके बीच में एक डेडलॉक था। इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए आपके पास आता है वेवल प्लान, राइट? और ये जो वेवल प्लान है, इसी के अंदर ये बात करी गई थी कि हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रिकंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से करेंगे कि सिर्फ कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल को छोड़ के बाकी सारे मेंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, इंडियंस होंगे। तो ये भी आपके पास वेवल प्लान के अंदर बोला गया था, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। एंड अ सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक, ये तो हम इटसेल्फ किसकी बात कर रहे हैं, वेवल प्लान की ही बात कर रहे हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था। लेकिन यहाँ पे जो वेवल प्लान में ये चीज बोली गई थी, यही इसका आंसर माना जाएगा। यानी कि जो सी राजगोपालाचारी है, जिसको हम राजा जी भी बोलते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है एंड ही इज वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने एक पैम्पलेट को इशू किया था जिसका नाम था वे आउट, 1944 में उन्होंने किया। एक्चुअली वेवल प्लान 1945 में आया था, तो ये इसके थोड़ा सा पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। इनके अंदर इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का सॉल्यूशन बताया गया, ठीक है, दैट हैड अराइजन ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये जो वेवल प्लान जो है उसका ऑब्जेक्टिव यही था, बट ये जो डेडलॉक का सॉल्यूशन है वो किसने दिया, सी राजगोपालाचारी ने दिया। अब हम आएंगे थर्ड स्टेटमेंट पे, फ्रेश इलेक्शंस टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये किसने कब कहा, ये आप हमें बताएंगे। अबाउट दिस स्टेटमेंट यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following were official Congress negotiators with the Cripps Mission? Cripps Mission को लेके बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी तक शायद 5 या 6 बार हम देख चुके हैं Cripps Mission को लेके क्वेश्चन आए हैं। तो कौन थे ऑफिशियली जो कि Cripps Mission को लेके नेगोशिएटर्स थे? क्या वो महात्मा गांधी और सरदार पटेल थे? क्या वो आचार्य JB कृपलानी और सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद? सी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। द आंसर वुड बी पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आजाद। ओके, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और उसी कुछ ही महीनों बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, आई एम सो सॉरी, क्रिप्स मिशन जो है उसके बाद में आपके पास जो है दूसरा मूवमेंट आता बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। नाउ हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following drafted the Fundamental Right Resolution for the Karachi session of the Congress in 1931? See, this resolution is very important. देखो, पहली बात तो इसका आंसर है नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। This resolution is very important because it was accepted by the Congress political party. और इस resolution में जो important बातें included थी वो था, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेके, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन, इक्वालिटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स बिफोर द लॉ, द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड अ लिविंग वेज, द राइट टू प्रॉपर्टी, द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। सो इनमें से काफी कुछ आपको आज के जो फंडामेंटल राइट्स है उससे मिलते हुए ये आपको दिखेंगे। So this was a kind of very important session. Next question. With reference to the Simon Commission, फिर से Simon Commission 1927 जिसके recommendations के बारे में हमने बात करी थी, डोमिनियन स्टेटस, माइनॉरिटी के बेसिस पे स्टेट्स बनाना, राइट, माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देना, जॉइंट इलेक्टोरेट, वहां उसके अकॉर्डिंग बात हुई है। Which one of the following statement is correct? पहली चीज, It recommended the replacement of diarchy with a responsible government in the provinces. क्या यहाँ पे responsible government की बात करी गई थी? ये बिल्कुल करी गई थी, लेकिन क्या यहाँ पे डायरकी को रिप्लेस करने की बात करी गई थी? वो अब हम आगे देखेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट है, it proposed the setting of inter-provincial council under the home department. Third, it suggested the abolition of bicameral legislation at the center. Fourth,
इट रेकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ इंडियन पुलिस सर्विस। तो यहाँ पे आंसर जो है आपके पास बहुत ही क्लियर है, दैट इज आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। साइमन कमीशन में डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने के लिए बात करी गई थी, राइट, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की बात करी गई थी, रिजर्वेशंस, ये देखो इसी पेज पे 2010 में साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन आया था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द नेहरू रिपोर्ट एज वेल। तो इससे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन था दैट वाज सेम पेज पे, यहाँ पे देखो 2011 में इन्होंने नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस पूछे और यहाँ पे 2010 में इन्होंने साइमन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है वो पूछे। तो ये जो हमने बात करा था ये नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस है, और यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके पास डायरार्की को हटा के रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की जो बात करी गई थी दैट वाज अंडर द साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, डायरेक्ट क्वेश्चन, हु वाज द पर्सन? 25 फरवरी 1920 को अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना होती है महात्मा गांधी जी के द्वारा, और उनके साथ होती है अनुसया साराभाई, राइट। एंड व्हाई दिस इज फेमस, यहाँ पे एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी हुई थी, द राइटियर्स स्ट्रगल जिसको बोलते हैं। एक बुक यहाँ पे लिखी थी महादेव देसाई ने जिसका नाम है द राइटियर्स स्ट्रगल रिगार्डिंग द अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो ये गांधी जी के इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो है उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डू और डाई स्लोगन दिया गया था? क्या वो स्वदेशी मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट था? देखो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1905 के बंगाल पार्टीशन के बाद में। उस वक्त हमने ऐसी कोई भी चर्चा नहीं सुनी कि कोई भी डू और डाई जैसा स्लोगन आता है। फिर है आपके पास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट जो है ये एक्चुअली सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से जनता काफी नाराज भी हुई थी। तो इसमें भी हमने डू और डाई जैसा स्लोगन नहीं पढ़ा, नीदर इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो इट वाज ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, जब बॉम्बे के एक पानी के टैंक पे चढ़ के गांधी जी ने बोला था कि या तो हम ये करेंगे या फिर मरेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिशर्स को बाहर भगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडिविजुअल सत्याग्रह विनोबा भावे was chosen as the first सत्याग्रही, who was the second सत्याग्रह? Although it is a very direct and easy question कि आपके पास विनोबा भावे जो है उनके बाद यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया था। बट व्हाट इज इंडिविजुअल सत्याग्रह? देखो अगस्त ऑफ 1940 में जो कुछ भी कहा गया था उसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये बोली गई थी कि वॉर खत्म होने के बाद ये सब करा जाएगा, तो इसकी वजह से नो वन वाज हैप्पी। तो अगस्त 1940 के बाद एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया था, और ये वही टाइम है जब गांधी जी एक मास मूवमेंट भी स्टार्ट नहीं करना चाहते थे एक वर्ल्ड वॉर के बीच में, लेकिन यहाँ पे वो अपना जो राइट टू स्पीच है उसको भी अफर्म करना चाहते थे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए थे वेयर दे फेल्ट दैट द राइट टू स्पीच वाज कटेड। फॉर एग्जांपल, एक उनको पूछे बिना 3 सितंबर 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आपको वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया की जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश की तरफ से फाइट करना है या फिर हिस्सा लेना है। दूसरा, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1914 एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो प्रेस ऑर्डिनेंस आया था। तो इन सबको देखते हुए दे वर वेरी कीन कि कुछ तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से फिर उन्होंने एक इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसमें फर्स्ट पर्सन जो थे वो थे आपके पास विनोबा भावे, और उसके बाद जो पर्सन थे दैट इज योर पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द क्रिप्स। ये फिर से क्रिप्स प्रपोजल पे क्वेश्चन है, अभी तक का 10 या 11 बार जो है क्रिप्स प्रपोजल पे क्वेश्चन आया है।
इंक्लूड द प्रोविजन, तो क्या क्रिप्स प्रपोजल में फुल इंडिपेंडेंस की बात करी गई थी? क्या क्रिप्स प्रपोजल में डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी या पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी? व्हाट वाज द क्रिप्स प्रपोजल? देखो यहां पे ये गलत है, पूर्ण स्वराज की बात 1929 लाहौर सेशन में हुई थी, यहां पे डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि यहां पे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाएंगे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इसी साल फिर से क्रिप्स मिशन पे ही क्वेश्चन आया है, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया? जो क्रिप्स मिशन है, इट वाज सेंट बाय विच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? ठीक है, सो इट वाज बाय विंस्टन चर्चिल। तो ये किसके द्वारा था? बाय विंस्टन चर्चिल। नाउ द टास्क फॉर यू ऑल इज, यू हैव टू टेल मी, जेम्स रेमजे मैकडॉनल्ड जब प्राइम मिनिस्टर थे तब इन्होंने क्या किया था? और वी कैन टॉक हियर कि कम्युनल जो अवार्ड्स हैं वो लाए गए थे कौन से इवेंट के टाइम पे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इनमें से कौन है who is responsible for the formation of फ्री इंडियन लीग? इनका आंसर तो है सुभाष चंद्र बोस, बट यहाँ का जो डिटेलिंग है और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है हम करेंगे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।